नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। पिछली क्लास में आप लोगों ने एक्सटर्नल सेक्टर के बारे में जो न्यूज़ देखा था वो पहला पार्ट था, आज उसका दूसरा पार्ट है। तो बिना देर किए भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित जो खबरें चर्चा में रही हैं उस पर हम बात करने वाले हैं। एक्सटर्नल सेक्टर का ये दूसरा पार्ट है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप इसे ज़रूर ध्यान रखें। चलिए देख लेते हैं आज के सेशन में कौन कौन सी खबरें हैं। तो पहली खबर है, ये WTO में मत्स्य की जो सब्सिडी है उस समझौते को लेकर के है। चर्चा में क्यों है और कौन कौन सी बातें हैं। WTO की जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुई है उस मंत्री स्तरीय सम्मेलन में मत्स्य सब्सिडी पर कोई भी अस्थायी समाधान नहीं हो पाया। अब सवाल ये है कि फिशरीज़ को लेकर के या मत्स्यिकी को लेकर के जो WTO में समझौता है वो समझौता क्या है, उससे संबंधित कौन कौन सी बातें हमें समझनी चाहिए और याद रखनी चाहिए। हुआ क्या था, एक एक करके शुरू से शुरू करके समझ लेते हैं। आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने WTO के बारे में चर्चा किया था और WTO में हम लोगों ने यह भी चर्चा किया था कि सब्सिडी को लेकर के समझौता हुआ। मत्स्यिकी किसका पार्ट है, आप लोगों को ये भी पता है कि जब आप एग्रीकल्चर एंड एलाई सेक्टर की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि कृषि क्षेत्र में और कृषि और उसके संबद्ध क्षेत्र में मत्स्यन भी शामिल है। लेकिन समस्या क्या हुई कि विश्व समुदाय ने मत्स्यन इतना ज़्यादा शुरू कर दिया और कुछ देशों ने उस पर सब्सिडी इतना ज़्यादा देना शुरू कर दिया और वो सब्सिडी ऐसा दिया जिसकी न तो रिपोर्ट की जा सकती है और न ही उसे रेगुलेट किया जा सकता है। अब इसी बात को लेकर के जब विवाद उत्पन्न हुआ WTO में, तो जो विकसित देश हैं उन देशों ने कहा कि जो समझौता WTO में हुआ है वो समझौता मत्स्यिकी के बारे में कहीं पर भी उल्लेख नहीं करता, यानी मत्स्यन के संबंध में कहीं पर भी चर्चा नहीं की गई है। बात तो सही थी कि WTO में कृषि सब्सिडी को लेकर के चर्चा हुई थी, लेकिन कहीं पर भी मत्स्यिकी शब्द या मत्स्यन के बारे में चर्चा नहीं हुई। स्वाभाविक सी बात है, तब उसके रेगुलेशन को लेकर के आप सवाल भी नहीं उठा सकते। फिर मामला क्या हुआ कि जो देश सब्सिडी दे रहे हैं मत्स्यिकी पर, वो दो तरह की सब्सिडी दे रहे हैं। एक सब्सिडी वो दे रहे हैं जिसे रेगुलेट किया जा सकता है, जिसे देखा और समझा जा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ अप्रत्यक्ष सब्सिडी दे रहे हैं। इसका मतलब ये है उसके न तो आंकड़े उपलब्ध हैं और न ही उसके खिलाफ रिपोर्ट की जा सकती है। तो यहाँ से एक शब्द आता है IUU। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग, और उसको लेकर के दी जाने वाली सब्सिडी। तो जब अनरिपोर्टेड है, और न केवल अनरिपोर्टेड है, मैंने आपसे शुरू से कहा कि इलीगल है, अनरिपोर्टेड है, और न केवल अनरिपोर्टेड है बल्कि अनरेगुलेटेड भी है, तो यहाँ समस्याएं उत्पन्न होंगी। और मत्स्यिकी के संदर्भ में बात करें तो मत्स्यिकी समय के साथ, ये सोचिए जैसे भारत का ही ये क्षेत्र है, तो ये समुद्री क्षेत्र धीरे धीरे प्रदूषण की समस्याओं के साथ साथ यहाँ पर मत्स्यन करना समय के साथ आसान नहीं होगा, क्योंकि ये जो क्षेत्र है यहाँ, ठीक है, ये तट है और तट है तो यहाँ पर मैक्सिमम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो कुछ मछुआरे क्या करेंगे, गहरे पानी में जाएंगे और गहरे पानी में जाकर के वहाँ पर मत्स्यन का काम करेंगे। तो ये केवल भारत पर ही लागू नहीं होता, बाकी सभी देशों पर भी लागू होता है। भारत के मछुआरों के पास उतनी उन्नत टेक्नोलॉजी नहीं है, तकनीक नहीं है, इस वजह से यह समुद्र यानी कि तट से दूर गहरे समुद्र में जाकर के और मत्स्यन नहीं कर सकते। मत्स्यन क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, और टेक्नोलॉजी नहीं है इसका मतलब ये है कि इस समुद्री संसाधन, दूसरे संदर्भ में इस प्राकृतिक संसाधन का दोहन ये उतना नहीं कर पाएंगे। अब इसके विपरीत जो विकसित देश हैं उन देशों के बारे में सोचिए। विकसित देशों के पास उन्नत टेक्नोलॉजी है, ठीक है, टेक्नोलॉजी के साथ साथ कहाँ पर सबसे ज़्यादा मत्स्यन की संभावना है उसका पता लगाने का भी उनके पास
वैज्ञानिक तरीका है, वो पता लगा सकते हैं और उसका दोहन कर सकते हैं। सोचिए कि अगर ऐसी ही चीज़ें चलती रहीं, लगातार मत्स्यिकी का दोहन होता रहा, जो विकसित देश हैं अपने मछुआरों को टेक्नोलॉजी उपलब्ध करा रहे हैं, उससे गहरे समुद्र पानी में जाकर के वो मछुआरे मत्स्यन कर पा रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है कि एक समय ऐसा आएगा कि अवैज्ञानिक तरीके से किया गया मत्स्यन पर्यावरण को और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, अगर मैं कहूँ तो ये गलत नहीं होगा, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा। जो मत्स्यन किया जाता है, आप एक जाल यदि डाल रहे हैं तो उसमें बड़ी मछलियाँ तो आएंगी ही, उसके साथ साथ छोटी मछलियाँ भी आ जाएंगी, अन्य जीव जंतु भी आ जाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो गहरे समुद्री पानी की बात कर रहा हूँ, गहरे समुद्र की बात कर रहा हूँ, यहाँ का जो इकोसिस्टम है ये प्रभावित होगा। और जब ये प्रभावित होगा तो जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा, यूएनओ के द्वारा 17 एसडीजी गोल, एसडीजी गोल, बताइए, इसके 14 नंबर गोल की बात करिए, 14 नंबर, ये प्रभावित होगा। लाइफ बिलो वाटर, हमें इसको बचाना है और बचाने के साथ साथ हमें ये काम भी करना है कि मत्स्यन की आपूर्ति निरंतर या सतत रूप से बना रहे। और यदि हमने एक ही बार में इसका दोहन कर लिया तो दोहन करने का मतलब ये हुआ यहाँ पर पर्यावरणीय समस्याएं भी होंगी, पारिस्थितिकी असंतुलन की भी समस्याएं होंगी। और जो छोटे देश हैं, जैसे विकासशील देशों की बात कर लें, अल्प विकसित देशों की बात कर लें, ये अपने मछुआरों को टेक्नोलॉजी का एक्सेस नहीं दे पा रहे हैं, नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं, तो इनकी निर्यात करने की क्षमता, मत्स्यन की निर्यात करने की क्षमता कम हो जाएगी। तो इसमें दबदबा किसका रहेगा? विकसित देशों का। इसी चीज़ को लेकर के विवाद उत्पन्न हुआ, और जब विवाद उत्पन्न हुआ तो इसको लेकर के फिर समझौता हुआ और लगातार इस मुद्दे को लेकर के उठाया गया। डब्ल्यूटीओ ने कहा, डब्ल्यूटीओ द्वारा चूँकि ये नियंत्रित नहीं था और नियंत्रित नहीं था तो मत्स्यिकी सब्सिडी की अब आवश्यकता क्यों महसूस हुई, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर अपडेशन पर चलेंगे। ये महसूस किया गया कि भैया हमें इसको रेगुलेट करना है, क्योंकि इलीगल, अनरिपोर्टेड, ठीक है, अनरिपोर्टेड के साथ साथ अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड एक्टिविटीज़ हो रही हैं, हमें इसको नियंत्रित करना है। तो मत्स्यिकी पर लेकर के समझौता आवश्यक है। इस पहली बात इस चीज़ को लेकर के, IUU को लेकर के। अच्छा, दूसरी चीज़, जो इसका हानिकारक प्रभाव हो रहा है, इस हानिकारक प्रभाव, ये हानिकारक प्रभाव किस लिए क्यों उत्पन्न हो रहा है? क्योंकि सब्सिडी दी जा रही है। तो हम इसको कहेंगे कि हानिकारक सब्सिडी को रोकने के लिए समझौता आवश्यक है। तीसरी चीज़, जो गहरे पानी में, या गहरे पानी के साथ साथ हम अगर यूं कहें कि जो लाइफ बिलो वाटर है और उस वहाँ का जो इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम को बचाना है। आप ऐसे कह सकते हैं कि गहरे पानी में जो मत्स्यन है उसको रोकना है और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को बचाना है, इसलिए ये समझौता आवश्यक था। ठीक है, अब ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। फिर इसको लेकर के समझौता हुआ और समझौते के साथ साथ यह भी काम किया गया कि WTO में कि ये कहा गया कि हम क्या करें, एक फंड बनाते हैं और फंड के माध्यम से जो मछुआरे हैं उन मछुआरों को, ठीक है, और $10 मिलियन का एक फंड बनाया गया, जिसमें ऑलरेडी $5 मिलियन, ठीक है, जमा हो चुका है। और ये जो फंड बनाया गया है, इस फंड में जो भी पैसा आ रहा है उस पैसे का प्रयोग मछुआरों को प्रशिक्षित करने पे खर्च किया जाएगा, ताकि वह अवैज्ञानिक तरीके को छोड़ करके वैज्ञानिक तरीके को एडॉप्ट करें, जिससे जो मत्स्यन की संभावनाएं कम होती जा रही हैं, यानी कि अवैज्ञानिक तरीके से दोहन हो रहा है और उसके भंडार, यानी कि मत्स्यन के भंडार खत्म होते जा रहे हैं, उसको हमें सतत रूप से बनाए रखना है। तो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ऐसा करना आवश्यक था। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अब बात यह है कि जो समझौता हुआ, तो ये बात हो गई कि हम उस पर खर्च करेंगे, उनको वैज्ञानिक तरीके से प्रशिक्षित करेंगे और प्रशिक्षित करने के साथ साथ जो उत्पादन है उसको सतत बनाए रखेंगे। इसके साथ साथ एक और प्रावधान किया गया,
और एक समिति गठित की गई, एक समिति बनाया गया और समिति का कार्य ये था कि जो समझौता है, समझौते को सभी देशों के जो सदस्य देश हैं उनकी संसद से, क्योंकि बिना संसद से पारित कराए तो आप कर नहीं सकते थे, लागू नहीं करा सकते थे, उन देशों की संसद से उसे पारित कराना और पारित करा करके उसे व्यवहारिक रूप में लाना, यानी कि लागू कराना। ठीक है, जब ऐसा होगा तो समझौते का लाभ क्या होगा? समझौते का फायदा ये होगा कि जो भी सब्सिडी दी जाएगी वो सब्सिडी पारदर्शी होगी। सब्सिडी पारदर्शी होगी, न केवल पारदर्शी होगी बल्कि जब सब्सिडी पारदर्शी पहले ही हो जाएगी, क्योंकि अब रिपोर्ट तो कर नहीं सकते थे, क्योंकि यहां पर उसके लिए व्यवस्था थी नहीं। अब व्यवस्था आ गई, और व्यवस्था आ गई तो रिपोर्ट कर सकते हैं आप अपने, यदि जो मत्स्यन करने वाले लोग हैं, यानी कि जितने भी मछुआरे इसमें शामिल हैं, उनको यदि आप सब्सिडी दे रहे हैं और बड़े पैमाने पर आप भंडारण कर रहे हैं तो उसकी रिपोर्ट हो सकती है, और रिपोर्ट हो सकती है तो आपके खिलाफ कार्यवाही भी हो सकती है। तो अब बताइए, जो देश अपने मछुआरों को टेक्नोलॉजी एक्सेस दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, वहां पर भंडारण या भंडार कह लीजिए, भंडार बढ़ जाएगा, और भंडार बढ़ने का मतलब यह है कि इनकी निर्यात की क्षमता भी बढ़ जाएगी। अब सोचिए कि ये भंडारण नहीं कर पाएंगे, कम कर पाएंगे, तो इनके निर्यात करने की क्षमता भी कम हो जाएगी, और जब निर्यात करने की क्षमता कम हो जाएगी तो अन्य जो देश हैं, अन्य देश, इनको निर्यात का विकल्प मिल जाएगा, निर्यात का विकल्प मिल जाएगा, यानी कि अब इनके पास मौका होगा कि ये निर्यात कर सके। फायदा किसका होगा? जो भारत जैसे देश हैं उन देशों को फायदा होगा। इसी बात को लेकर के लेकिन ये कहा गया कि पहले आप लोगों ने भैया इस संसाधन का दोहन किया है, तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इकोसिस्टम को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट को बचाना है। लेकिन जो पहले दोहन कर चुके हैं उनकी जिम्मेदारी जो कम दोहन किए हैं उनकी अपेक्षा ज़्यादा है। ठीक है, तो इन दोनों बातों को लेकर के अभी सहमति नहीं बन पाई है। यही यहाँ पर कहा गया है कि WTO की जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुई थी उसमें मत्स्य सब्सिडी पर कोई अस्थायी समाधान नहीं हो पाया है। फिशरीज मत्स्य की सब्सिडी पर WTO समझौता जो जिनेवा पैकेज है वो क्या कहता है, इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है जिनेवा पैकेज, अन्य नाम जिनेवा पैकेज ही है, जिनेवा पैकेज। आयोजन कब हुआ था? 2022 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित हुआ था, और ये भी बताया गया है WTO के जो 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन है उसी में अपनाया गया था। उद्देश्य क्या था? दुनिया भर में जो मत्स्य स्टॉक है, अब ध्यान रखेंगे मत्स्य का स्टॉक, ठीक है, उसमें व्यापक जो कमी करने वाले हानिकारक सब्सिडी हैं, जो अभी मैंने आप लोगों को समझाया थोड़ी देर में, उस हानिकारक सब्सिडी पर अंकुश लगाना है। ठीक है, यहां तक बातें समझ गए। इसके साथ साथ यहां पर देखिए विशेष विभेदक व्यवहार, स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। तो बताइए, स्पेशल विशेष व्यवहार करना है किसके साथ? जो इसका दोहन नहीं कर पाए हैं, और जो दोहन कर चुके हैं अपने हिस्से का वो दोहन तो कर चुके हैं। प्राकृतिक संसाधनों पर सबका समान अधिकार है, तो आपने पहले ही दोहन कर लिया है तो आपकी जिम्मेदारी उसे बचाने की ज्यादा होती है, और जो दोहन नहीं कर पाए हैं उनको छूट देने की आवश्यकता है। जैसे इन्वायरमेंट को बचाने के लिए भी ये बात हुई थी कि भैया सबका कॉमन उद्देश्य है पर्यावरण को बचाना, लेकिन जिन लोगों ने पर्यावरण को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी पर्यावरण का दोहन करके अपना विकास कर लिया है, और भारत जैसे देश नहीं कर पाए हैं, इसलिए उन्हें उस स्टेज पर पहुंचने के लिए कुछ टेक्नोलॉजी एडवांसेस दिए जाने चाहिए। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। तो अब इस समझौते को अपनाने के लिए विकासशील और अल्प विकसित देशों, यानी कि लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज़ की बात हो रही है, को लागू होने की तारीख से 2 वर्ष बाद लागू करना। जैसे मान लीजिए ये समझौता लागू हो गया, तो अगर मैं ऐसा कहूँ कि 2025 में ये समझौता विकसित देशों के लिए लागू हो गया, तो जो विकासशील देश हैं और लीस्ट डेवलप्ड कंट्री हैं, इनके लिए कहा गया कि अब यहाँ पर 25 है तो आप इसे 27 से लागू करिए। ठीक है, 27 से लागू करिए, 2 वर्ष की छूट। अच्छा,
आगे बढ़े। लागू करने हेतु शर्तें और स्वीकृति क्या है? समझौते को लागू होने के लिए WTO के 2/3 सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है, लेकिन मार्च 2024 में इसे अभी तक केवल जो बाकी सदस्य हैं उन्होंने दे दिया। 39 देशों ने स्वीकृति नहीं दी है। स्वाभाविक सी बात है कि जब तक स्वीकृति नहीं मिलेगी, जब तक ये आंकड़ा पूरा नहीं होगा, तब तक ये लागू नहीं हो सकता। भारत का जो कहना है, भारत ने अपना पक्ष रख दिया है। भारत इस समझौते में शामिल नहीं है, ये भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि भारत का कहना है कि जब तक हम जो कह रहे हैं हमारे हितों का ध्यान नहीं रखा जाएगा, तब तक हम इस समझौते में शामिल नहीं होंगे। भारत की मांग क्या है कि पीपी, ठीक है, पीपी और CBDR जो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, अतीत में भारी मत्स्यिकी सब्सिडी देने और मत्स्य स्टॉक में भारी कमी करने के लिए जो जिम्मेदार देश हैं उन्हें, ठीक है, उन्हें PPP, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं है, यहाँ पर हम लोगों ने पहले इसके बारे में चर्चा कर लिया। 43 के आधार पर सब्सिडी को कम करने का अधिक दायित्व तो अपने ऊपर लेना चाहिए, जिन लोगों ने पहले ही इसका दोहन कर लिया है। यहाँ पर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात करें तो उससे अधिक दूर जल क्षेत्र में, यानी कि गहरे क्षेत्र की बात की जा रही है। मत्स्यन में शामिल देशों पर रोक लगाने की बात की गई भारत की तरफ से। भारत द्वारा मत्स्यिकी पर दी जाने वाली सब्सिडी पर 25 वर्षों के लिए प्रतिबंध लगाने की मांग, ठीक है, भारत के द्वारा की गई है कि 25 वर्षों के लिए उन पर प्रतिबंध लगाया जाए। उन देशों पर जो EEZ, ठीक है, से बाहर अधिक दूर यानी कि गहरे क्षेत्र में जाकर के मत्स्यन करते हैं या मत्स्यन में शामिल है, उन देशों की बात की जा रही है। सब्सिडी पर उनके द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी पर 25 वर्षों के लिए रोक लगाई जानी चाहिए। विकासशील देशों और लघु अर्थव्यवस्थाओं के लिए छूट देनी चाहिए। तो कौन कौन से? जैसे विकासशील में भारत भी शामिल हो गया। अफ्रीकी देशों की बात कर लीजिए, लैटिन अमेरिकी देशों की बात कर लीजिए जो लघु अर्थव्यवस्था है या लीस्ट डेवलप्ड कंट्री हैं। मत्स्यिकी क्षेत्र को सब्सिडी देने में छूट प्रदान की जानी चाहिए, भारत का ये मत है, भारत इसकी डिमांड करता है। आगे बढ़े। ट्रिप्स समझौते की बात कर लें तो ट्रिप्स समझौता क्या है, ये चर्चा में क्यों है? तो मैंने आप लोगों से कहा था कि जो WTO में समझौते हुए थे, उन समझौतों में एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर भी था और ट्रिप्स समझौता भी था। इसको लेकर के क्या बात कही गई है और क्यों चर्चा में है? WTO ने ट्रिप्स समझौते की 30वीं वर्षगांठ मनाई है। अब ये ट्रिप्स क्या है? मोटे तौर पर इसको समझ लीजिए। मान लीजिए कि ये बौद्धिक संपदा अधिकार IPR के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था कि WTO किस पर काम करता है, किस क्षेत्र में काम करता है। तो व्यापार के लिए, व्यापार के साथ साथ वस्तु और सेवा का व्यापार भी शामिल है, IPR भी शामिल है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। जैसे मैं जो बोल रहा हूँ ये मेरा क्या है? अपने दिमाग की उपज, मैंने किताबें पढ़ी हैं या जो कुछ भी जो भी मेरा सोर्स रहा है, और उसके बाद मैं दूसरे तरीके से यानी कि प्रेजेंटेशन में मैंने सुधार किया है, तो ये मेरी बौद्धिक संपदा है, इस पर मेरा अधिकार है। उसी तरह से सोचिए कि आपने कोई ऐसी वस्तु बनाई जो आपको लगता है ये सोसाइटी के लिए फ़ायदेमंद है, और उस सामान को बनाने में आपको वर्षों लग गए। मान लीजिए 10 वर्ष का, 5 वर्ष का, 2 वर्ष का समय लगा और उस पर आपका पैसा भी खर्च हुआ। इसका मतलब यह भी हुआ कि आपने R&D किया है, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया है। रिसर्च और डेवलपमेंट किया है तो उस पर आपका पैसा लगा है, आपका दिमाग लगा है। दिमाग का मतलब आपने अपना बौद्धिक अपनी क्षमता का प्रयोग किया है। अब ऐसी स्थिति में जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया है, उस प्रोडक्ट का मॉनेटरी बेनिफिट आपको मिलना चाहिए। मॉनेटरी बेनिफिट आपको मिलना चाहिए क्योंकि आपने समय दिया है और संसाधन लगाया है। अगर न मिले तो फिर क्या होगा? फिर आगे R&D करेंगे क्या? किसी विषय को लेकर के करेंगे? नहीं करेंगे। अब कोरोना वैक्सीन को लेकर के बात कर लीजिए। जब कोरोना वायरस आया तो पूरे विश्व में हाहाकार मच गया था कि भैया इसकी तो वैक्सीन है भी नहीं और वैक्सीन बनाने में समय लगेगा, क्योंकि उसके लिए R&D करना पड़ेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा और उसमें काफ़ी समय लगेगा। और समय को ध्यान में रखते हुए ये कहा गया कि विश्व के सभी वैज्ञानिक लगे हुए हैं, लगभग सभी वैज्ञानिक लगे हुए हैं, देश लगे हुए हैं कि कोरोना वायरस का वैक्सीन बना लिया जाए। जो पहले बना लेगा उस देश को, उस व्यक्ति को लाभ होगा। तो लगातार इस दिशा में काम शुरू हो गया। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि वैक्सीन बन गया, एक व्यक्ति ने वैक्सीन बना लिया।
वैक्सीन बनाने के बाद अब वो क्या करेगा, उसका पेटेंट कराएगा। पेटेंट क्यों कराएगा? क्योंकि उसने समय खर्च किया है, समय ज़ाया किया है, पैसा लगाया है, उसका उसे मॉनेटरी बेनिफिट मिलना चाहिए। अब मॉनेटरी बेनिफिट मिलेगा, उसके लिए वो क्या करेगा, थोड़े समय के लिए, मान लेते हैं 20 साल के लिए उसने पेटेंट करा लिया कि ये मेरा आईपीआर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, और इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर मुझे अधिकार मिलना चाहिए, इसीलिए आईपीआर मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है और इसलिए इस पर मेरा अधिकार भी है और ये अधिकार मुझे मिलना चाहिए, मुझे इसका मॉनेटरी बेनिफिट मिलना चाहिए। इसलिए 20 वर्षों के लिए आप मुझे इस पर अधिकार दे दीजिए कि कोई भी व्यक्ति इसका कॉपी नहीं कर सकता। अगर कॉपी करेगा तो बिना अनुमति के मेरे नहीं करेगा, और अगर करेगा तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ट्रेडमार्क हो सकता है। ठीक है, तमाम तरह की चीज़ें हो सकती हैं, बौद्धिक संपदा इन सब पर हो सकता है। तो ये तो बात सही है, उस व्यक्ति ने मेहनत किया है तो उसको मिलना चाहिए। अब यहाँ पर मुद्दा एक और आ जाता है। कोविड-19 को लेकर के विश्व के कई देशों ने, भारत ने भी कहा कि जो वैक्सीन बनाई गई है, जो देश खरीदने में सक्षम हैं, वो देश तो खरीद करके वैक्सीनेशन अपने देश में कर लेंगे, अपने नागरिकों का इम्यून बढ़ा लेंगे, और इम्यून उनका बढ़ गया तो वो कोरोना वायरस के प्रति अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा करके अब इसके प्रति, ठीक है, बढ़िया से घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन देशों की क्रय क्षमता ही नहीं है, जो खरीद ही नहीं पाएंगे, ना तो उनकी क्रय क्षमता है कि वो खरीद पाएं उतने महंगे दाम पर, और न ही उनकी इतनी क्षमता है कि वो R&D करके उस कोरोना वायरस की वैक्सीन बना ले। फिर विकल्प क्या है? विकल्प ये है कि पूरे विश्व समुदाय में ये बात हुई, भारत ने भी बात उठाया कि भैया ये जो आईपीआर है इससे छूट दी जानी चाहिए उन देशों के लिए जिन देशों की क्षमता नहीं है कि ना तो वो वैक्सीन बना सकते हैं, न ही उस मार्केट रेट पर खरीद करके अपने नागरिकों को उपलब्ध करा सकते हैं, और इसलिए उनको छूट दी जानी चाहिए ताकि उन देशों की भी प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि हो सके। अब इसी चीज़ को लेकर के ये सारी बातें इससे संबंधित हैं। अब देख लेते हैं क्या क्या कहा गया है। ट्रिप्स बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार और व्यापार संबंधी पहलुओं पर एक समझौता है। विकास कब हुआ? तो GATT, इसके बारे में कल ही हम लोगों ने समझ लिया था कि उरुग्वे दौर की वार्ताओं के साथ ये विकसित हुआ था। लागू कब हुआ? तो 1 जनवरी 1995 में लागू हुआ था। मुख्य विशेषताएं क्या हैं? आईपीआर पर सबसे व्यापक बहुपक्षीय समझौता है, और ये क्रिएटर का मतलब जो बनाने वाला है, बनाने वाले को एक निश्चित अवधि के लिए कृतियों के उपयोग, जो उसने बनाया है उसके उपयोग पर अनन्य एक्सक्लूसिव अधिकार देता है कि वही व्यक्ति उसको बना सकता है, बेच सकता है, उसका लाभ कमा सकता है। ठीक है, जैसे हो सकता है आपने कोई गाड़ी मॉडिफिकेशन किया और आप चाहते हैं कि उसका लाभ कमाऊं, और कोई कंपनी चाहती है कि खरीद ले, कोई और व्यक्ति उसको कॉपी कर सकता है। आनंद महिंद्रा कहें कि नहीं भैया ये मुझे दे दो, तो मुझे दे दो, तो यानी कि उसका फ़ायदा देंगे, उसका लाभ देंगे तभी तो। अगर कोई भी कॉपी करने लगे तो फिर तो मामला ख़त्म हो जाएगा। आविष्कार साहित्यिक या कलात्मक कार्य हो, डिज़ाइन हो, मूल कृतियाँ हो, इनके उपयोग पर यह अनन्य अधिकार देता है। मानक का निर्धारण कैसे होता है? तो प्रत्येक देश द्वारा आईपीआर धारकों को प्रदान की जाने वाली सुरक्षा के न्यूनतम मानक निर्धारण किया जाता है या निर्धारित करता है। इसे WPI, ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, WPIO, ठीक है, के पेरिस और वर्ण अभिसमयों के प्रावधान भी शामिल हैं। IPRS में जो कवरेज है वो कौन कौन से हैं? ट्रिप्स के तहत कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, GI टैग, औद्योगिक डिजाइन, पेटेंट, एकीकृत सर्टिफिकेट के लोअर डिजाइन आदि, इन सभी चीज़ों को इसमें शामिल किया जाता है। शामिल करने के साथ साथ यहाँ पर देखें विवादों का निपटान कैसे होगा। WTO की विवाद निपटान प्रक्रियाओं के तहत इसका निपटान होगा। समाधान के लिए क्या किया गया है? काउंसिल फॉर ट्रिप्स का प्रावधान किया गया है जहां पर इसका समाधान होगा। काउंसिल फॉर ट्रिप्स की बात करें तो इस मंच पर WTO के जो सदस्य देश हैं समझौते से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करते हैं। अनिवार्य लाइसेंसिंग की बात करें तो अनिवार्य लाइसेंसिंग कुछ विशेष परिस्थितियों में
ट्रिप्स के तहत छूट भी प्रदान की जाती है, जैसा कि मैंने लिस्ट डेवलप्ड कंट्री के संदर्भ में आप लोगों से चर्चा किया कि अगर कोई ऐसी दिक्कत आती है, कोई ऐसी समस्या है जहां पर लोक स्वास्थ्य का मामला होगा और देशों की चूँकि उतनी रीच नहीं है तो वो नहीं प्राप्त कर सकते, नहीं बना सकते, तो उनके भी हितों का ध्यान रखा जाएगा। तो ऐसे में बिना पेटेंट प्राप्त उसके जो उत्पाद हैं तैयार किए जा सकते हैं और तैयार करने की अनुमति दी जा सकती है। लाभ क्या होगा? जो विकासशील देश हैं और अल्प विकसित देश हैं वहाँ पर भी कोविड-19 के संदर्भ में ही सोचिए, उनकी प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो सकेगी। भारत और ट्रिप्स की बात करें तो भारत 1995 में इस समझौते में शामिल हुआ। समझौते को लागू करने हेतु जो पहल की गई, पेटेंट अधिनियम 1970 में संशोधन किया गया। अन्य उदाहरण की बात करें तो पेटेंट संशोधन अधिनियम 2005 भी है। ट्रिप्स समझौते पर दोहा घोषणा पत्र में पुष्टि हुई और WTO के सदस्यों को लोक व्यवस्था के रक्षा के लिए उपाय करने से नहीं रोका जा सकता, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को समझाया। रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण की बात करें या इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपीज़, ये क्या है पहले इसको समझ लीजिए। भारतीय रुपए में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करना ही इसको कहा जाता है, यह रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण है। अब यहाँ पर देखिए, भारतीय रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने के लिए RBI ने SNR और SRVA, ठीक है, के माध्यम से FDI और FPI, ये दोनों बातें आप लोग पहले की क्लास में देख चुके हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है, को सक्षम बनाने पर जोर दिया है। अब सवाल ये है कि जो ये दोनों अकाउंट की बात की जा रही है, SNRR अकाउंट यानी कि स्पेशल नॉन रेजिडेंट रूपी अकाउंट, ठीक है, और दूसरा है स्पेशल रूपी वोस्ट्रो अकाउंट। अब इसका मतलब क्या है? तो मान लीजिए जब हम स्पेशल नॉन रेजिडेंट रूपी अकाउंट की बात कर रहे हैं तो कोई व्यक्ति देश के बाहर है या देश के बाहर रहने वाला व्यक्ति जिसका व्यावसायिक हित भारत में है और वह रुपए में लेन देन करना चाहता है, तो उसके लिए उसे SNRR अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, खुलवाने की अनुमति दी गई है। लेकिन समझने की आवश्यकता यह भी है कि ये क्या कार्य करेगा, इसके माध्यम से क्या किया जा सकता है। तो आप विदेशी निवेश या फिर एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग या व्यापार जैसी गतिविधियां आप यहां पर कर सकते हैं। दूसरे की बात करें, जो SRVA अकाउंट है यानी कि स्पेशल रूपी वोस्ट्रो अकाउंट, तो नोस्ट्रो और वोस्ट्रो अकाउंट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब यहां पर समझिए, ये जो SRVA अकाउंट है, इसका सीधा सा मतलब है कि यह किसी देश, ठीक है, किसी विदेशी देश में या विदेशी बैंक में ऐसे खाते हैं जो घरेलू मुद्रा में खोले जाते हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूं कि यह किसी विदेशी बैंक में ऐसे अकाउंट हैं जो घरेलू मुद्रा यानी कि भारतीय रुपए की बात हो रही है, घरेलू मुद्रा में खोले जाते हैं। लेकिन इसको खोलने के लिए आपको RBI की अनुमति लेना आवश्यक है, पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इससे संबंधित बातों को देख लेते हैं। मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीयकरण एक ऐसी मुद्रा, ठीक है, जो जारी करने वाले देश के अलावा विश्व के अन्य देशों में लेन देन के लिए प्रयोग किया जाता है, उसको हम कह रहे हैं कि मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीयकरण है। जैसे भारतीय रुपये का प्रयोग हम कहाँ पर कर सकते हैं? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेन देन के लिए कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ? भारतीय मुद्रे का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो गया, ठीक है। यहाँ पर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपीज़। इसके साथ साथ इसके मानदंड क्या हैं उसको देख लें। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा में लेन देन में व्यापक रूप से इसका उपयोग होना चाहिए, तब उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण होगा। आसानी से ये परिवर्तनीय हो, यानी कि दो खाते हैं, करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आसानी से ये परिवर्तनीय हो। लेकिन हमारे देश में चालू खाते में मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनीयता तो लागू है, लेकिन पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता नहीं है, आंशिक परिवर्तनीयता भारत में लागू है। इसके साथ साथ कहा जा रहा है कि देश में एक स्थिर वित्तीय बाजार का होना भी ज़रूरी है। अगर बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन होगा तो फिर इसका प्रयोग कोई क्यों करेगा? बार बार इसका मूल्य ह्रास होगा तो भी इसका प्रयोग कोई देश नहीं करेगा। यह मूल्य के आधार के रूप में, मूल्य की इकाई के रूप में इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा,
और ना ही इसे आप सेव करके चाहें कि इस रूप में हम अपने पास संरक्षित रख लें, इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो कैसा होना चाहिए? स्थिर वित्तीय बाजार होना चाहिए। वित्तीय बाजार के साथ साथ रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण से क्या क्या लाभ होंगे इनको देख लीजिए। संक्षेप में यहाँ पर बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें अभी बहुत सारे पॉइंट हैं। फिलहाल के लिए बाहरी आघातों या संकटों के प्रति रुपए की अस्थिरता में इससे कमी आएगी। बाहरी आघातों, ठीक है, जो कमी या वृद्धि की बात की जा रही है, इसके साथ साथ भारतीय रुपये को मजबूती मिलेगी और डॉलर की मांग में जो हम आयात निर्यात के लिए अगर यहाँ से विदेश में पढ़ने भी जाते हैं तो भी हमें डॉलर की आवश्यकता होती है, अमेरिका में घूमने जा रहे हैं तो भी डॉलर की आवश्यकता होती है, ठीक है, किसी भी काम के लिए व्यापार भी करना चाहते हैं तो भी हमें डॉलर की आवश्यकता होती है। इस डॉलर की मांग में कमी आ जाएगी, मांग में कमी आ सकती है। व्यावसायिक लागत में कमी आ जाएगी, ठीक है, और व्यावसायिक लागत में कमी आने के साथ साथ जैसे ही आपकी व्यावसायिक लागत में कमी आएगी, आपकी प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी, यानी कि प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार होगी। भुगतान संतुलन को स्थिर रखने में भी ये सहायक होगा, कम कर सकता है, ठीक है, और मुद्रा भंडार जो हम बना करके रखते हैं फॉरेक्स रिजर्व, उसे उस भंडार की आवश्यकता कम होगी, यह भी आवश्यक है, ठीक है, यानी कि इन लाभों में ये शामिल है। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीयकरण से संबंधित चुनौतियां क्या हैं। तो चुनौतियां, पहली चुनौती ये है, स्थिरता से जुड़ी चुनौतियां हैं। वित्तीय बाजार के एकीकरण से, यानी कि अब ऐसे समझ लीजिए कि ग्लोबलाइजेशन हो गया भारतीय रुपये का, और भारतीय रुपये का ग्लोबलाइजेशन हुआ, यानी कि भारत का वित्तीय बाजार पहले से भी जुड़ा हुआ है, अमेरिका के वित्तीय बाजार से जुड़ा हुआ है, अब और ज़्यादा एकीकरण हो जाएगा। और यदि एकीकरण हो रहा है तो ऐसी स्थिति में मुद्रा में यदि कोई अस्थिरता पैदा होती है तो विदेशी संकटों से प्रभावित होने के खतरे हमारे देश में बढ़ जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए, जैसे विनिमय दरों में अस्थिरता की संभावना, इसके अलावा मौद्रिक नीति दुविधा या फिर आप ऐसे कह सकते हैं ट्रिफिन डायलेमा की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अब ट्रिफिन डायलेमा का इसका मतलब क्या है? हमारे देश में आरबीआई है, आरबीआई क्या करता है? मॉनेटरी पॉलिसी जारी करता है, मॉनेटरी पॉलिसी। इसके माध्यम से दो मौद्रिक नीति का प्रयोग करता है, मोटे तौर पर यहाँ पर बता रहा हूँ, एक कठोर मौद्रिक नीति का प्रयोग और एक विस्तारित मौद्रिक नीति का, ठीक है, विस्तारित मौद्रिक नीति का प्रयोग करता है। कठोर मौद्रिक नीति का प्रयोग तब करता है जब तरलता को, जब लिक्विडिटी को उसे कम करना होता है, और विस्तारित मौद्रिक नीति का प्रयोग तब करता है जब मार्केट में, यानी कि बाजार में या अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी को इंजेक्ट करना हो, ठीक है, यानी तरलता को बढ़ाना हो। ऐसी स्थिति में अब मान लीजिए ऐसा लग रहा है कि इन्फ्लेशन की स्थिति देखने को मिल रही है, और ऐसी स्थिति में कठोर मौद्रिक नीति का प्रयोग करेगा, और यदि कठोर मौद्रिक नीति का प्रयोग करेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि वैश्विक बाजार में भारतीय मुद्रा की आपूर्ति वहाँ पर कम होगी, और यदि आपूर्ति कम होगी तो इस पर विश्वास कम होगा। तो अब आरबीआई को ये देखना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन की स्थिति में भी, भारत में इन्फ्लेशन है तो भी मौद्रिक नीति का बहुत सोच समझ करके प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपकी जो मुद्रा है वह वैश्विक मुद्रा है। अगर ऐसा करेंगे तो विश्वास कम होगा, तो आप अगर करेंगे तो हो सकता है कि आपके देश में उसका प्रभाव तो देखने को मिले, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तो आपकी मुद्रा पर विश्वास कम होगा, और विश्वास कम होगा तो इसी को कहा जाता है ट्रिफिन डायलेमा। यानी कि आपको विश्व में अपनी मुद्रा की आपूर्ति भी सुनिश्चित करनी है, क्योंकि डिमांड तो बढ़ेगी अगर अंतर्राष्ट्रीयकरण हो रहा है तो वैसी स्थिति में आपको आपूर्ति भी सुनिश्चित करना है और मौद्रिक नीति का भी ध्यान रखना है। तो ये ठीक है। आगे देखिए, नीतिगत चुनौतियां क्या है? ट्रिफिन डायलेमा सहित मौद्रिक नीति दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जैसा कि मैंने कहा, और ये मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीयकरण से उस देश को विदेशों में अपनी मुद्रा की मांग और अपनी मौद्रिक नीतिगत आवश्यकताओं के मध्य संतुलन बनाने की चुनौती को ही ट्रिफिन डायलेमा कहा जाता है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया। ठीक है, इसके अलावा कुछ और बातें यहाँ पर देख लें। रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए हैं? तो पूंजी खाते में आंशिक परिवर्तनीयता है, और मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा कि चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता को लागू कर दिया गया है। विशेष वोस्ट्रो खाते में, ठीक है, आरबीआई विशेष वोस्ट्रो खाते के संदर्भ में अभी हम लोगों ने इसके बारे में समझा।
22 देशों के बैंकों को पेमेंट सेटलमेंट के लिए भारतीय बैंकों में ये अकाउंट खोलने की अनुमति दे दी गई है। और न केवल अकाउंट खोलने की अनुमति दे दी गई है, साथ ही भारतीय रुपए में व्यापार हेतु निपटान के लिए एक तंत्र भी स्थापित किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए, कंटिन्यूअस लिंक्ड सेटलमेंट का हिस्सा भी बनना इसी क्षेत्र में एक पहल है। यह विदेशी मुद्रा लेन देन के निपटान हेतु तो एक वैश्विक प्रणाली है। कार्य क्या करेगा, तो पेमेंट वर्सेस पेमेंट, ठीक है, के आधार पर यह कार्य करता है। वर्तमान में CLS प्रणाली में 18 मुद्राओं में लेन देन का निपटान होता है। इसके साथ साथ कुछ और पहल की गई है। UPI का अंतर्राष्ट्रीयकरण, UPI के अंतर्राष्ट्रीयकरण के संदर्भ में देखिए, द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय समझौते भी किए गए हैं। इसके साथ साथ श्रीलंका में जो भारतीय रुपया है, भारतीय रुपया एक नामिक विदेशी मुद्रा भंडार और साथ ही साथ 38 के रूप में, यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार 38 के रूप में और वैश्विक बॉन्ड बाजार में रुपए मूल्य वाले बॉन्ड भी जारी करना इस देश में एक महत्वपूर्ण पहल है, जैसे कि मसाला बॉन्ड। ठीक है, तो इससे संबंधित जो बातें थी, अपडेट मैंने आप लोगों को यहाँ से बता दिया। उसका बेसिक जो था मैंने आप लोगों को पहले ही समझा दिया। इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे और आज के क्लास में मेरे साथ इतना ही। अगली क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं।